Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 7 जून एंड डेज ट्यूसडे कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी. एक छोटी सी बात है कि आज मैं आपको जो नोट्स की पीडीएफ होती है उससे कवर नहीं कर रहूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है. तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर से डायरेक्टली आपके लिए जल्दी से कवर करूँगा ताकि अगर आपको और भी आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इनको डेप्थ में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. बट मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छोड़ रहा हूँ, तो ये भी मैं इंश्योर करके चलूंगा. दूसरी बात है, काफी कमेंट्स के अंदर क्वेरी आ रही थी. एक्चुअली कल एक काफी अच्छा सजेशन आया था कि आपको जो अपना ये मैं डालता हूँ इसके ऊपर किसी ने बोला था कि आपको इस स्पॉटिफाई पर डाल देना चाहिए एज एन ऑडियो ताकि लोग सुन लें. मुझे नहीं लगता कितना फीजिबल है ये अभी के लिए, बट मतलब हाँ काफी अच्छा सजेशन था, थैंक यू. दूसरी बात की काफी एक मतलब क्वेश्चन आते हैं कि आपने जैसे कैसे सीखा है और जितना भी मतलब मैंने सीखा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे काफ़ी इसके अंदर नॉलेज है, बट जितना भी है तो वो यहाँ पर मैंने सारे जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके रखा है मेरे. आप जैसे चैनल के ऊपर जाएंगे तो ये जो चैनल्स का सेक्शन होता है फीचर्ड चैनल्स, तो इनके अंदर अगर आप जाके सब्सक्रिप्शंस पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारे मेरे सब्सक्रिप्शंस दिख जाएंगे. ये मैंने इसलिए पब्लिक कर रखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ, आपको एक सोर्स गारंटी टाइप दे सकूँ. अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. कुछ इसमें चैनल्स ऐसे हो सकते हैं जो मैंने पर्सनली ऐसे फॉलो कर रखे हैं, बट जैसे ये चैनल्स हैं, सोच हो गया आपका, 2Y वेल्थ अकेडमी, स्टैटिस्टिक्स लर्निंग, नितिन भाटिया, सेटी होगी, प्रांजल कामरा का भी शायद होगा ऊपर. तो मतलब ये इन्वेस्टिंग आर्ट्स और कल्चर. तो इस तरीके से आपके जो चैनल्स हैं ये मैंने यहीं से ही सीखा है बेसिकली, जो भी फाइनेंस और इन सब के अंदर मुझे नॉलेज है. तो आप चाहे तो उस पर रेफर कर सकते हैं. मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो मैंने इसलिए बता दिया यहाँ पर. खैर अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से. ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग इंडिया डिकेड है. तो ये बहुत बेसिक न्यूज है. इसके अंदर जैसे अगर आप जो इंडिया की टोटल मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसका मीनिंग है कि कितनी वैल्यू है कंपनी की, कितनी वैल्यू है पूरे मार्केट की. तो इंडिया की मार्केट कैप का मतलब हुआ कि इंडिया में सारी जो कंपनीज है उनका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन. अगर आपको सबको खरीदना है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे बेसिक भाषा के अंदर. अब ऐसे पूरे वर्ल्ड की भी मार्केट कैप है, तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैप के अंदर इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका ये मेजर निकाला गया. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे इन द बिग लीग, मतलब जो पूरी वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो इंडिया 5th नंबर पर आता है. उसके बाद यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग आते हैं. और यूएस और मतलब गैप देख सकते हैं आप कितना बड़ा गैप है आपका जो बाकी यूएस से कंपेयर करेंगे. तो ये चीज़ है 3% के आसपास हम ऑन द 3.2% के आसपास हम पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. और ये जो फिगर है वो मार्च 2020 में अपना डिकेड लो पर चला गया था. मार्च 2020 जब आपका पैंडेमिक जस्ट स्टार्ट हुआ था तब आपका ये फिगर जो था 3.2% जो आज की डेट में है, जो कि अपने डिकेड हाई पर है. डिकेड हाई मतलब समझ रहे होंगे पिछले 10 साल के अंदर सबसे हाई पॉइंट पर है. वो मार्च 2020 के अंदर इन्हीं 10 सालों में, मतलब एक्चुअली इनसे 2 साल पहले 10 सालों में सबसे लो पॉइंट पर चला गया था, डिकेड लो पर चला गया था. तो वो पॉइंट था आपका 2.1% का, हैड ड्रॉप टू डिकेड लो ऑफ 2.1% इन मार्च 2020, जो कि अब बढ़कर आपका 3.2% पहुंच गया. और इससे आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट का. अगर शेयर मार्केट में मतलब जैसे डाउनफॉल आता है तो हमारा मार्केट कैप भी घट जाएगा. जोमेटो बोर्ड में मीट ऑन जून 17 टू ओके ब्लिंकिट बायआउट. तो आपको जोमेटो या ब्लिंकिट के बारे में ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता. ग्रोफर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा. तो ग्रोफर्स का नाम चेंज करके ब्लिंकिट कर दिया गया. ये मतलब बेसिकली और क्विक कॉमर्स है और ब्लिंक की स्पेस के अंदर वो अपना डिलीवरी करते हैं. ये प्रमोट करना चाहते हैं इस नाम के थ्रू. तो अब यहाँ पर क्या है कि जोमेटो ऑलरेडी इनके अंदर, पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, 10% ओनरशिप रखता है. यानी कि ग्रोफर्स का मतलब ब्लिंकिट का 10% ओनरशिप अभी जोमेटो के पास है. बट अब वो इसको पूरा ही एक्वायर करना चाहता है और इसका डिसीजन फाइनल हो जाएगा 17 जून को. इसके लिए बोर्ड मीटिंग होगी जोमेटो की. इसके अंदर जोमेटो अपना पेमेंट कर रहा होगा उसके खुद के शेयर्स की फॉर्म में, मतलब जोमेटो के शेयर्स की फॉर्म में. अगर हम जोमेटो के शेयर्स की बात करें तो अभी के लिए उनका स्टॉक प्राइस चल रहा है 69.85, वो कि अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो 10% स्टेक उनके पास है, उसको माइनस करके 5500 करोड़ रुपीस पर इनकी टोटल कंपनी की वैल्यूएशन निकलती है. ब्लिंकिट इन्वेस्टर्स मे हैव टू कंपल्सरीली होल्ड जोमेटो शेयर फॉर एटलीस्ट 6 months. तो ये आप एक लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो शेयर्स इन बायआउट में आपको मिलेंगे, जो ब्लिंकिट के इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम 6 महीनों के लिए उनको होल्ड करके रखना पड़ेगा. Earlier this year, Zomato said it had also expanded a loan of up to 150 million to Blinkit. यानी Blinkit को 150 million का लोन भी अभी इन्होंने
कुछ टाइम पहले ही दिए, अर्लियर दिस ईयर, मतलब ऑलमोस्ट आप 6 महीने हुए हैं, तो उस तरीके से। बट ये चीज़ आपके माइंड में बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जोमेटो ये मतलब वो ब्लिंकिट वाले क्यों बेच रहे हैं, जोमेटो का शेयर तो इतना नीचे जा रहा है और इतना नेगेटिव टाइप ऑफ कंपनी, अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, तो मतलब वो क्यों अपना सेल कर रहे हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, या तो मैं इसको एक अलग से वीडियो बना के कवर कर दूंगा, या फिर आप अगेन उन चैनल्स के ऊपर जा सकते हैं, उनमें कई सारों पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। बैंक्स अर्ज आरबीआई नॉट टू रेज सीआरआर फर्दर। सीआरआर का मतलब होता है आपका कैश रिजर्व रेशो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ऐसे यूनिक वो चीज़ें बैंकिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है। मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूँ। जैसे एक बैंक कैसे ऑपरेट करता है, हम रिकॉल करते हैं, एक बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स अपना पैसा जमा कराते हैं, फिर बैंक दूसरे लेंड मतलब जिनको मनी चाहिए होती है उनको लेंड करता है, या फिर आप कह लो कि जो लोग हैं जिनको मनी चाहिए वो बैंक से आके लोन लेते हैं। तो ये जो है वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो बैंक के अंदर कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है, उसके पास जितना डिपॉजिट आया उसने सारा का सारा लोन दे दिया। उसने ये अज्यूम कर लिया कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं वो अभी जल्दी से पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे, बट ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है, आ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, नेक्स्ट डे ही मान लेते हैं सारे डिपॉजिटर्स पैसा अपना वापस लेने आ गए, या 50% मान लेते हैं, 50% अपना वापस लेने आ गए। तो बैंक के पास उतना कैश फ्लो ही नहीं था और उनके लोन्स तो मतलब 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैच्योर होंगे, तो वो लोन जिन लोगों को उन्होंने दिया है उससे वापस भी नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है बैंक यहाँ पर एक संकट में फंस गया है। इसके लिए जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसने कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये 2 चीजें बनाई हैं। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि आपको इतना पैसा, मतलब जितना कैश रिजर्व रेशो होगा, जैसे अगर 4% पर है, 4% पर है, तो आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये की डिपॉजिट्स आती हैं, तो आपको उसमें से 40 रुपये जो है सेंट्रल बैंक के पास रखवाने पड़ेंगे। ये क्यों होता है, ताकि अगर आपको कभी ऐसे डिपॉजिटर्स को पेमेंट करनी पड़े, जो लोग अपना पैसा विड्रॉ करने आए, तो आप सीआरआर में से निकाल के उनको दे सकें और आपको पूरी मनी का मतलब बेसिकली ये आपका इनफ्लो खत्म ना हो जाए। इस तरीके से सीआरआर काम करता है। तो दूसरा जो मैंने वर्ड यूज किया था एसएलआर, एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। वो होता है कि उतना पैसा, जैसे अगर वो भी 4% पर है, तो वो आपके 40 रुपीज आपको हमेशा हमेशा अपने बैंक के अंदर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज का डिपॉजिट आया था, तो अगर आप 4% सीआरआर एंड एसएलआर रखते हैं तो आप 80 रुपीज अपना लेंड नहीं कर सकते हैं, आप 920 रुपीज ही लेंड कर पाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये 4% मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मतलब 50% लोग तब भी आ जाएंगे पैसा मांगने, तो ये कैसे होगा, तो मतलब बैंक के ऊपर काफी सारी अजम्पशंस होती है और मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर वो दूसरे बैंक से भी लोन ले सकता है। तो मतलब ये सारी चीजें भी होती हैं, बट हाँ बेसिक लॉजिक सीआरआर का ये ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं न्यूज के अंदर, ये जो सीआरआर है इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंक्स नेचुरल सी बात है कम लोन दे पाएंगे किसी भी एक प्रपोर्शन से, बट कम लोन दे पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमी के अंदर पैसा कम जाएगा, बैंक्स के पास या सेंट्रल बैंक के पास पैसा ज्यादा पड़ा रहेगा, तो ताकि उससे क्या होगा कि लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, जो कि आज के टाइम पे करने की बहुत जरूरत है। अगर आपको फिगर्स याद हो तो अप्रैल के अंदर 7.8% पर आपका रिटेल इन्फ्लेशन चला गया था, जो कि काफी बड़ी फिगर है। 6% के आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम रहना चाहिए, आरबीआई की खुद की स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, अभी मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। सेंटर वर्किंग ऑन जीएसटी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा होगा हेडलाइन से कि कुछ जीएसटी में डिस्प्यूट हो गए, बट यहाँ पर एक्चुअली जीएसटी में अगर कोई डिस्प्यूट फ्यूचर में होता है तो उसके रेजोल्यूशन सिस्टम की बात करें, कैसे वो रिजोल्व किया जाएगा इसकी बात करें। तो इसका क्या किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी डिसाइड करिए जीएसटी काउंसिल के साथ। देखो क्या है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो उसके अंदर बहुत सारी फाइनेंस की चीजें, ऑलमोस्ट सारी फाइनेंस की चीजें आती हैं। उसके अंदर आरबीआई भी आता है, जीएसटी काउंसिल भी आता है, इनकम टैक्स का काउंसिल भी आता है, सीबीडीटी, सीबीएसटी, सीआईएसटी, ये सब भी आते हैं। बहुत सारी ऐसे अथॉरिटीज आती है, जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल वो मेन काउंसिल है जो कि आपके जीएसटी को नेचुरल सी बात है डील करेगा। तो जीएसटी के काउंसिल के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है, वो एक प्रोसेस को वर्कआउट कर रहे हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे हो। आज के टाइम पे क्या प्रोसेस है, आज के टाइम पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास 1/3 की वोटिंग है, यानी कि 33% राइट्स उनके पास है। बाकी जो सारी स्टेट्स है, ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट्स के पास इक्वल नंबर ऑफ राइट्स हैं, थोड़ा वेटेड फॉर्म में है। जैसे अगर राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है
तो वहां पर जीएसटी का कलेक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो उसके ऊपर वेटेज बहुत ज्यादा है। दिल्ली के पास कम होगी, इस तरीके से जो छोटी स्टेट्स हैं बेसिकली उनके पास कम होगी। तो वो सभी स्टेट्स मिला करके 2/3 ओनरशिप या 2/3 वेटेज रखते हैं। तो इस तरीके से दोनों में 1/3 एंड 2/3 का डिवीजन हुआ है। किसी भी केस को लेकर या किसी भी प्रपोजल को लेकर या तो उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए 75% लोगों से, या फिर रिजेक्शन मिलना चाहिए 75% मेंबर से, वेटेड वोट से। तो ये यहाँ पर रहता है 3/4 बोलते हैं, 3/4 बोल सकते हैं, 75% बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये चीज है, अगर कोई भी ऐसे 75% की फिगर नहीं अचीव हो पाती है ना एक्सेप्टेंस में ना रिजेक्शन में, तो फिर उसके ऊपर और थिंकिंग की जाती है, उसको चेंज किया जाता है। FMCG कंपनीज टू स्वैलो इनपुट कॉस्ट प्राइस होल्ड एंट्री लेवल साइज एंड प्राइस। तो मैंने आपको बताया ही ऊपर कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ने का एक स्पाइरल शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपका जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब जो रॉ मटेरियल है जैसे कॉटन है या आपकी शुगर है, ये सब बेसिक कमोडिटीज जो है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सॉरी, तो उससे क्या होगा, उससे जो प्रोडक्ट बनता था उसकी कॉस्ट वापस से बढ़ जाएगी। तो वो आपका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिसमें इन्फ्लेशन का विशेष साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है और इन्फ्लेशन के साइकिल की वजह से इनपुट कॉस्ट की जो है वो भी प्राइस बढ़ रहे हैं। बट जैसे आपकी FMCG कंपनीज हैं उनके यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है एंट्री लेवल साइज एंड प्राइस। एंट्री लेवल प्राइस का मतलब है, जैसे अगर आप शैम्पू एग्जाम्पल लें, शैम्पू के एग्जाम्पल में एक तो आपकी बॉटल आती है, तो वो तो उनका मेन प्रोडक्ट है। बट एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट है जो कि आपका सैशे होता है। तो एंट्री, जैसे आपका जो शैम्पू का सैशे होता है वो 2 रुपीज to 5 रुपीज आपका रेंज करता है। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट में आपको एक एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप प्रोडक्ट को ट्राई आउट कर सकें। अब इसमें क्या है, जो अगर आपका बड़ा प्राइस का मतलब शैम्पू का बॉटल है, तो अगर आप उसका प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो ज्यादा एक्सेप्टेंस रहेगी। बट अगर आप छोटे वाले पाउच का प्राइस बढ़ा देते हैं तो बहुत ही कम एक्सेप्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वो आपने बनाया ही प्राइस पॉइंट के बेसिस पे था। प्राइस पॉइंट के बेसिस पे आप उसे बेचना चाह रहे थे कि हाँ जी ये सस्ता है, और अगर आप एवरेज क्वांटिटी देखेंगे तो एवरेज क्वांटिटी उसके अंदर कमी आती है। तो इस तरीके से फॉर द लाइक्स ऑफ ब्रिटेन एंड पार्ले, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे मैंने शैम्पू का एग्जांपल लिया, यहाँ पे उन्होंने ब्रिटानिया एंड पार्ले का एग्जांपल लिया है। पार्ले मतलब पार्ले जी मैं रेफर करना चाह रहा हूँ। स्मॉल प्राइस पैक सजेस्ट 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज अकाउंट 50% ऑफ द सेल्स। इंक्रीज द एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट बट इन्फ्लेशन इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। तो वो चाहते नहीं है कि मतलब इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से इनको एंट्री लेवल प्राइस को बढ़ाना पड़े। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये पार्ट और कवर करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड यील्ड स्केल्स 3.5 ईयर हाई और 7.5%। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 10 ईयर का जो RBI का बॉन्ड चलता है उसकी बात कर रहे हैं। उससे ये काफी अच्छा एक बेंचमार्क है एक्चुअली, कि अगर आपको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको आज के टाइम पे जो 10 ईयर पे बॉन्ड यील्ड मिल रही है, तो आप ये आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप या अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि मैं इससे ज्यादा अर्न कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो गारंटीड रिटर्न है। नहीं तो आप इसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप इतना तो कम से कम अर्न कर ही ले। तो बेसिकली काफी अच्छा जो बेंचमार्क है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड बेंचमार्क यूज किया है, इसलिए मैंने बताया आपको। द बेंचमार्क बॉन्ड यील्डेड 7.5%। ये 7.5% पर चल रही है अब इसकी यील्ड। यील्ड मतलब होता है इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। द हाईएस्ट लेवल सिंस जनवरी 11, 2019। यानी कि आप देख सकते हैं बेसिक है जनवरी 2019 के पॉइंट से सबसे ज्यादा चल रहा है आज तक। तो मतलब पिछले लास्ट 4 इयर्स के अंदर वर्चुअली आप इसको सबसे हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके आगे और नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप इसके रीजन वगैरह जानना चाहें जान सकते हैं। और ये भी अगेन उसी रीजन की वजह से है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर लोग अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा RBI के पास डिपॉजिट करा देंगे इस स्कीम के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है उससे इन्फ्लेशन और कंट्रोल हो जाएगा। इंडिया इज अ कंप्लीट आउटलायर फ्रॉम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ये आप पूरा चैनल पढ़ सकते हैं, मैं कोई भी इसमें पॉइंट नहीं कवर कर रहा हूँ। ये मॉर्गन स्टैनली नाम की बहुत ही बड़ी कंपनी है, इनके को-हेड हैं ग्लोबल इक्विटीज के, और इनका पूरा मार्केट के ऊपर क्या व्यू है, इंडियन मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, बॉन्ड मार्केट के ऊपर, और अभी जो आपके ट्रेंड्स चल रहे हैं, IPO ट्रेंड, स्टार्टअप ट्रेंड, तो उनके ऊपर क्या क्या व्यूज हैं वो सब इन्होंने बताया हुआ है। काफी अच्छा है मतलब, पर इन्होंने काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए, तो मैं इतना रिकमेंड भी नहीं करूंगा क्योंकि आपको मतलब थोड़ा आपको फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली नहीं श्योर हूँ मैं इसमें, तो मैं ये कवर नहीं कर रहा हूँ। कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ऑगर वेल फॉर अल्ट्राटेक स्टॉक। बहुत बेसिक में बताऊं, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो आपको पता होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। इन दोनों को अदानी ने खरीद लिया है, तो ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। तो अब जो और कॉम्पिटिटर्स हैं, पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक नंबर 1 पर आता है, ACC नंबर 2 पर आता है, अंबुजा सीमेंट नंबर 3 पर आता है। अगर ACC और अंबुजा कंबाइन हो जाते हैं तब भी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो अल्ट्राटेक को बीट कर सके।
तो इसीलिए क्या है, अल्ट्राटेक अभी भी आपका सोल लीडर रहेगा इस पूरे सीमेंट मार्केट के अंदर। और अब वो चाहते हैं कि क्योंकि वो सोल लीडर है तो वो ऑब्वियसली बात है इसको मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए 22.6 मिलियन टन से नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कैपेसिटी मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जो सीमेंट बनाने की कैपेसिटी है, ताकि ऑब्वियसली बात है ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर सके। और ये चीज़ें अगर हम पास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड देखें तो काफ़ी अच्छे ट्रेंड रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेड है आप देख सकते हैं आगे फाइनेंशियल 2023, फाइनेंशियल 2024, ई लिखा है इनके आगे, ई का मतलब है एक्सपेक्टेड। तो ये आपका जैसे पास्ट में ग्रोथ ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे इन्होंने एक्सपेक्ट करके ये ट्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है, और ये आपके ऑब्वियसली बात है पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है और मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट के अंदर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी यही आर्टिकल्स कवर किए हैं, अगर आपको किसी आर्टिकल में डाउट है तो आप बता सकते हैं। मैं इसके अलावा इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो कुछ सेक्शंस कवर करता हूँ, बट इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम ही आर्टिकल्स इसके ऊपर आए हैं। मगर ये तो जो आर्टिकल है ये तो बस मतलब पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी पीपल सेंट्रिक है और ये हॉलमार्क दर्शाता है बेस्ट गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ का। तो मतलब इसके अंदर कोई समझाने वाली बात नहीं है या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल पॉइंट नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये एक एडिटोरियल के बेसिस पे उन्होंने लिखा है, बट एडिटोरियल वाले पेज पर नहीं है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। एसएनए डैशबोर्ड्स की बात करें। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है अगेन तो आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी लोग जैसे डाउट पूछते हैं तो आपके भी वो कॉमन डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।